नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर यहां पर जो टिप्पणी की गई थी, उस बयानबाजी को लेकर लगातार आप देखिए किस तरह से बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई दिनों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत का नसीहत यहां पर देने वाला बयान सामने रख दिया है। उन्होंने कहा हरीश रावत को नसीहत देने की कोशिश की है। नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि हरीश रावत, आप अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं और एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंडीय पर यहां थूक रहे हैं, जिस पर अभी तक हरीश रावत का कोई बयान नहीं आया है। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी, जो उत्तराखंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं, वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंडियत पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा है, इस पे उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के लिए बुलावा भेज दिया है। और बुलावा ये भेजकर आप देखिए, ऐसे में अब राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद दिल्ली में पीएम मोदी की इनसे विशेष बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। 15 अगस्त को जो हमारे 51 गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के, उनके प्रधानों को दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में एज स्पेशल इनवाइटीज बुलाए जा रहे हैं। आई थिंक जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मेन पर्पस यही है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं, ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गाँव हैं और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहाँ दिल्ली बुलाया जाएगा और वहाँ पे उन लोगों को जो भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शंस होते हैं दिल्ली में, उनमें उसमें सम्मिलित किया। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से चल रही डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज की हालत आज भी जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन दून अस्पताल अपनी खामियों की वजह से सुर्खियां बना रहा है। और आपको ये भी बताएं कि यहाँ एक बार फिर से दून महिला अस्पताल की वार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ही बेड पर 2 बच्चा और 2 जच्चा लेटने को मजबूर है। लेकिन जिस पर विपक्ष ने सवाल यहाँ पर खड़ा तो किया है, लेकिन अब काम किस तरह से होगा, यहाँ पर किस तरह से लोगों को राहत दी जाएगी, ये बड़ी बात है। बुरा हाल है उत्तराखंड का। जिन मुद्दों के लिए सरोकारों के लिए सरकारों को चुना था, प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार की, लेकिन वो सरकार व्यस्त है लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण कानून और अब तो एक नया काम मिल गया उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। ऐसे में दून चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ इन सत्तासीनों से, इसलिए मांगा था प्रचंड बहुमत, क्या इस प्रदेश की महिलाओं ने इसीलिए आपको भर भर के इतना बहुमत दिया कि आप दिल्ली में अपने नेताओं की परिक्रमा करें और लव जिहाद और लैंड जिहाद पर आप आतंक मचा के रखें, लेकिन रोजगार पर बात ना करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर बात ना करें, कानून व्यवस्था पर बात ना करें? बहुत ही
बुरे हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के। और मुझे लगता है कि ये डीजी हेल्थ की जानकारी में भी ये प्रकरण लाया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस तरफ संज्ञान लेंगी इस पूरे प्रकरण का। लेकिन केवल संज्ञान भर लेने से नहीं होगा। ये हर दूसरे दिन की कहानी है उत्तराखंड की कि आज उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हम लगातार पिछड़ते ही चले जा रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। जनपद देहरादून के ही जौनसार बाबर में इन दिनों भू धसाव लगातार जारी है और जिसके चलते जौनसार बाबर की कई गांव की आवाजाही बंद हो गई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताते चलें कि सिहाहा पाटन मार्ग लगभग 3 दिनों से लैंडस्लाइड के चलते बंद है, जिसको लेकर युवा नेता कमलेश भट्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग का पुतला दहन कर दिया है और जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने भी लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र का दौरा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश के चलते विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश पहले ही दे दिए हैं, लेकिन जौनसार बाबर में पीडब्ल्यूडी विभाग नाराज साबित हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है जहां जिसका नाम ही आपदा है और ऐसी आपदा के समय राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि इस आपदा के समय में कोई जो छुट्टी है उसको छुट्टी ना माने, आपको 24 घंटे अलर्ट रहना है। बाकायदा आपदा कंट्रोल रूम खोला गया है। आप देखिए कि दुर्भाग्य है जौनसार बावर का कि ये पूरा पाटन क्षेत्र जो इतना आबादी वाला क्षेत्र आगे बड़ा पूरा गांव है और जौनसार बावर का सबसे पुरातनतम इंटर कॉलेज यहाँ है। और आप ये देखिए कि ये रास्ता देखिए कि 3 दिन से कोई पैदल आदमी भी यहाँ जा नहीं सकता और पीडब्ल्यूडी विभाग को ये सूचना कर करके लोग परेशान हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग से 3 दिन से एक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी कम से कम आदमी पैदल तो आवाजाही कर पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अभी 1 साल का बच्चा लेकर एक माँ जब ऐसे रास्ते से जा रही थी तो मैं बड़ा दुख हो रहा था कि यार कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। लेकिन वो अधिकारी जो ऐसे आपदा के समय में भी यहाँ सैया में ही पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है और जब वो यहाँ पे इतने नजदीक में 1 किलोमीटर की दूरी पे भी तय करके नहीं आ सकते तो आप उनसे क्या इच्छा कर सकते कि जौनसार बावर में अगर कहीं और आपदा है तो क्या वो जा सकते हैं कहीं और? ये दुर्भाग्य है। हमारे विधायक जी आए, मुझे इस बात का भी दुख है कि विधायक जी वहां देख के सामने से देख के चले गए, इतने दूरी से देख के चले गए। वो कम से कम यहाँ आके कम से कम प्रशासनिक अधिकारियों को तो खड़ा कर सकते थे कि आपने इन लोगों के लिए क्या वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करी है। लेकिन दुख है, मुझे आज तक इस बात का भी दुख है कि जजरेड़ की समस्या आप देख ले कि जौनसार बावर में कई दशक बीत के जो जजरेड़ की समस्या है में जो कि सैया समाटा के किलोमीटर 1 में जो कि नदी तट से लगभग है जो कि 300 मीटर ऊंचाई तक भी लगातार भूधसान हो रहा है, जिसके कारण उसके भी स्टेबिलिटी नहीं बन पाई है। परंतु लोगों जनप्रतिनिधियों का और चूँकि यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए हम जो कि कल से जो कि पैदल रास्ते की जो कि व्यवस्था हम करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसे आज लोगों ने आपके डिपार्टमेंट का पुतला भी फूका है, ये जो 3 दिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है, ये किस कारण से नहीं हो पाई है? एक्चुअली में जो कि हमारे जो कि मैं स्वयं हमारे सहायक अभियंता और संबंधित कनिष्ठ अभियंता है जो कि साइट का लगातार विजिट कर रहे हैं। मेरे द्वारा स्वयं जो कि पिछले 4 दिनों में जो कि 3 बार विजिट या 4 बार विजिट की गई है, परंतु चूँकि वो लगातार लैंडस्लाइड हो रही थी जिससे जो कि हम किसी प्रकार का भी काम कराया जाना उचित नहीं था, क्योंकि वो किसी खतरे की स्थिति बन सकती थी। और वर्तमान में जो कि हमने जो कि कुछ गैंग वगैरह लगा करके जहाँ पुराने जो इनके पैदल रास्ते थे उसमें झाड़ी वगैरह कटान करवा करके जो कि पैदल रास्ता सुचारू था। मैं स्वयं भी जो कि यहाँ से जो कि क्रॉस करके जो कि इस पार से उस पार हमारे जो टीम है जा चुकी है और बिल्कुल अस्थायी और टेम्प्रोरी रास्ते थे वो। में हमारे 2 स्कूल हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सैया पाटन और राजकीय इंटर कॉलेज सैया। तो इस संदर्भ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो सैया पाटन है हमारा, वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, वो किसी भी दृष्टि से सेफ नहीं है। तो वैकल्पिक व्यवस्था ये अपनाई गई है कि अगर 2-4 रोज में पीडब्ल्यूडी हमें रोड दे देती है 4 फीट की भी, तो कक्षा 3, 4 और 5 राजकीय इंटर कॉलेज सैया में संचालित की जाएगी, जबकि 1-2 जो छोटे बच्चे होते हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से इधर अनिल तोमर जी जो सैया में वो हैं पीटी अध्यक्ष हैं, उन्होंने सहमति दी है कि 2 कक्षाएं मैं अरेंज कर दूंगा। रही राजकीय इंटर कॉलेज सैया की बात, तो वहाँ अगर रोड खुल जाती है तो जैसे कि वो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, सीबीएसई से परीक्षाएं संचालित होती है, तो इस बार पढ़ाई बेहतर हो, रिजल्ट हमारा अच्छा रहे, तो बच्चों का स्कूल न जाना रोकना
ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो स्कूल ना जा पाए या स्कूल किसी तरह से बंद किया जाए, ये कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर हमें रास्ता खुल जाता है, 2-4 रोज में बारिश ठीक हो जाती, तो स्कूल विधिवत तौर पे संचालित होंगे। रामनगर के ही कॉर्बेट टारगेट रिजर्व को ग्लोबल टाइगर डे की मेजबानी करने को मिली है और कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो कि राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनके द्वारा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया और जिसके बाद उत्तराखंड के ही लोक कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान यहां पर बाघों की संख्या के आंकड़े जारी कर दिए गए, जिसमें उत्तराखंड में कुल बाघों की संख्या 560 है, तो वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 250 से भी ज्यादा हो चुका है, जो कि 260 पहुंच गया है। तो वहीं देश में बाघों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है। बाघों की संख्या के आंकड़े जारी होने के बाद वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। जो यहाँ राम गंगा भी बहती है और जिम कॉर्बेट के कार्यक्रम में सफल कार्यक्रम हुआ है। हमारे देश के कई टाइगर रिजर्व क्षेत्र से यहाँ पदाधिकारी आए हैं। अभी उनके सत्र भी चलने वाले हैं, टेक्निकल सत्र भी उनका चलेगा। और आपने देखा कि किस प्रकार से वन देवी और वन देवता को भी सम्मानित किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता भी यहाँ जो आयोजित किया गया था बच्चों का, स्कूलों का, जगह जगह से उनको भी दिया गया। हमारे बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में अभी जो मैसूर में उन्होंने वहाँ टाइगर प्रोजेक्ट का जो जिस प्रकार से उन्होंने शुभारंभ वहाँ किया था और उसमें जो उन्होंने कहा था, तो हम लोगों ने 53 टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र यहाँ किया। लगभग 3500 से भी ज़्यादा बाघ, अब दुनिया के 75% बाघ जो है हमारे देश में है, ये हमें गर्व है। हम चीता को भी, उसका प्रजाति को भी जो समाप्त हो गया था, उसको भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चीता प्रजाति को भी हमने यहाँ आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमारा वन के प्रति जो बायोडाइवर्सिटी के प्रति जो हमारा सबके प्रति जो प्रेम है भारत के अंदर, और हम सभी वन प्राणियों के प्रति प्रेम रखें। और बाघ तो जंगलों का राजा होता है। तो आज ग्लोबल व्याघ्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? बाघ बड़े हैं तो चुनौतियां भी बड़ी हैं, क्योंकि जिस तरह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, बाघों के बढ़ने से चुनौतियां भी बढ़ेंगी आपके लिए। निश्चित रूप से, और इसलिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम किया जाए, उसके लिए लगातार हमारे मंत्रालय के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो उनकी चिंता है, हम लोग उसको अमल कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं, जिससे पहले ही सावधानी हो जाए, उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो निश्चित रूप से धीरे धीरे कम हो रहा है, आगे और भी कम होगा। सर, पिछले दौरे में आपने कहा था कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के कुछ और रखेंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा था, जनता ने ये बात कहा था। आप उस बात को सुनो, मेरे एक एक शब्द मुझे ध्यान में है। जनता ने ये कहा था कि कॉर्बेट का, तो मैंने तो कहा भाई ये राम गंगा है और साथ साथ कॉर्बेट है, जो इतने कहा जाए कि उन्होंने पशु के प्रति जो उदारता रखी है, अपनी संपत्ति दिया है, तो उनका नाम तो है ही, लेकिन उसके पहले राम गंगा है, तो राम गंगा को कोई थोड़े उजाड़ सकता है। ये रामनगर है और राम गंगा में ये पार्क है, तो ये बहुत सुखद है। देखिए, प्रथम आने पर सबसे पहले तो ये शुभकामनाएं में ये हमारे फील्ड डायरेक्टर हैं और इनसे और छोटे छोटे कर्मचारी जो जान की बाजी लगा करके जंगलों में रहते हैं, उनको मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं है। हम ऊपर कितनी माला पहन लें, लेकिन इसके लिए जो वास्तव में काम करने वाले हैं, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितने भी छोटे कर्मचारी हैं हमारे सारे 5-6 पार्कों में, हम सबका पार्क डे मनाते हैं और उनके कर्मचारी के बच्चे, माता पिता पूरा उनको घुमाते हैं। जिप्सी ड्राइव हम लोग करते हैं, खाना खिलाते हैं, और वो गरीब का बच्चा भी एक दिन पार्क डे मनाता है और उनके साथ एकदम परिवार जैसे माहौल में हम लोग रहते हैं और सुख दुख में साथ बटाते हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं,
उनका भी बड़ा सहयोग रहता है, कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ गांव वालों का सहयोग रहता है। टाइगर कई बार जब हमला कर देते हैं तो आक्रोश होता है। हम लोगों ने पिछले महीने ही आक्रोश ना हो, हालांकि पैसा कोई जान की कीमत नहीं होता, लेकिन तत्काल हमने 4 लाख से बढ़ा करके 8 लाख किया। भगवान ना करे किसी को टाइगर से हमले से उसके यहाँ परिवार में कोई मौत हो जाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है उसको लेकर के आज अगर ये 526 से 2 साल के अंदर अगर हम लोग 785 पर पहुँचे हैं तो हमारे आम जनता जो पार्कों के बीच रहती है, जो गरीब कर्मचारी अधिकारी जो जान की बाजी लगा करके रहते हैं, हमारी मुख्यमंत्री जी का सहयोग और मेरा लगातार प्रयास। मैं दोबारा वन मंत्री हूँ और 34 सालों से एमएलए हूँ, 20-25 सालों से मिनिस्टर हूँ और लगातार दूसरी बार मंत्री हूँ। और ये हमारे पार्क डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनका प्रमोशन हो गया लेकिन हम लोगों ने इनको नहीं जाने दिया। क्यों? कि हमको लगता है कि सबसे बेस्ट हो, आपका प्रमोशन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आप काम कर रहे हो, ये निर्णय लेने की क्षमता, ये कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगता है कि हमारे काम आई। और जो छोटे कर्मचारी और उन दोनों को समर्पित करता हूँ। आप सब लोग जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में आज यहाँ पधारे हैं, हमारे प्रेस के साथी मित्र, मैं चाहूँगा 1 अप्रैल के बाद आप सब हमारे मेहमान बने और मध्य प्रदेश में एक बार आइए, हम आपको घुमाएंगे। देखिए, आज बहुत हर्ष का विषय है कि ग्लोबल टाइगर डे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मनाया गया रामनगर में, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसकी थीम मुख्यतः जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम्युनिटीज़ के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, और उसके माध्यम से जो आय अर्जन किया जाता है, वो उस थीम पर पूरा ये कार्यक्रम बेस था। और बहुत अच्छा एक विभिन्न टाइगर रिजर्व्स के बीच संवाद स्थापित हुआ। इस कार्यक्रम में जो मुख्य थीम हमारी रही कि किस तरह पब्लिक पार्टिसिपेशन से कंजर्वेशन की तरफ और सह अस्तित्व की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, तो उस पर भी बहुत अच्छा चिंतन और मनन हुआ है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हमारे समक्ष हैं वो मानव वन्यजीव संघर्ष के रूप में हैं, तो हमें और मेहनत करनी है इस दिशा में, और जो हमारे कॉरिडोर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी को भी बनाए रखना है, ताकि टाइगर का मूवमेंट भी यथावत बना रहे और आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार के अवसर नए नए प्राप्त हो सकें। सर, टाइगर की संख्या कॉर्बेट में बढ़ी है, तो किस तरह की खुशी है कॉर्बेट में? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि टाइगर नंबर्स बढ़ रहे हैं, और ये सारा जो प्रयास है ये एक समेकित प्रयास है। इसमें जो हमारे जन समुदाय हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज कॉर्बेट का जो स्वरूप निकल के आया है, इसमें हमारे फ्रंटलाइन का जो स्टाफ है उसका बहुत बड़ा रोल है, जो बहुत अच्छे तरीके से कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की तरफ जो ध्यान दिया गया है, जो मैनेजमेंट के जो ग्रासलैंड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट के जो एक्टिविटीज़ की गई हैं, एक बहुत बड़ा समेकित प्रयास के रूप में ये फलीभूत हुआ है और टाइगर नंबर्स पे वृद्धि हुई है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये वृद्धि एक चुनौती भी के रूप में भी हमारे सामने आ रही है। इस बीच मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, तो उन पर भी नियंत्रण करना, उनको न्यून करना, ये हमारी प्राथमिकताओं में एक है और हम इस तरफ पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक मांग उठाई, जिसमें देश का नाम इंडिया को हटाकर भारत करने की बात कह दी गई। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल की प्रतीक इस नाम को हटाकर अब भारत रख देना चाहिए। वहीं उनके इस बयान के विरोध में यहां महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की ही अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर एशले हॉल पर नरेश बंसल का पुतला फूंका और आगे जसविंदर सिंह गोगी ने यहां नरेश बंसल के बयान की घोर भर्त्सना करते हुए कहा कि इंडिया नाम को हटाया जाना चाहिए। ये उचित नहीं है, क्योंकि इंडिया नाम 2500 साल पुराना शब्द है और ये इस इंडस रिवर से लिया गया है। इसी प्रकार हिंदुस्तान शब्द भी इंडस नदी से लिया गया था। इसके लिए कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है। नरेश बंसल जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि संसद में इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा नरेश बंसल जी को कि जो शब्द ये इंडिया शब्द है, ये 2500 वर्ष पुराना शब्द है, इंडस रिवर से लिया गया है और हिंदू शब्द भी इंडस रिवर से ही लिया गया है। आज उन्हें इस शब्द से क्यों परेशानी हो रही है, ये तो नरेश बंसल जी बताएंगे। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि संविधान से छेड़छाड़ ये लोग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया है, दलित वर्ग संविधान को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को
दोनों को बहुत मानता है और दलित वर्ग से जो छेड़छाड़ की जा रही है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, भले वो स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, सब जगह इंडिया शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। आज ट्विटर हैंडल पे बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है आज भी। और साथ ही साथ जो ये नरेंद्र मोदी जी ने बैठक करी थी सभी मुख्यमंत्रियों को, उस मीटिंग में भी जो लिखा गया था वो लिखा हुआ था टीम इंडिया। तो सब जगह टीम इंडिया का यूज पहले भी होता रहा है, लेकिन आज जब से इंडिया अलायंस बना है तब से ये लोग भयभीत हो रखे हैं, डर रखे हैं। और मुझे लगता है इनका भयभीत होना जायज भी है। जो पूरे देश को तोड़ने का काम किया है, पूरे जनता को परेशान करने का काम किया है, इनको भयभीत होना निश्चित बिल्कुल सही है। और लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे और इंडिया शब्द का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक यहां बिजलवान पर पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ओंकार सिंह ने धमकी देने का आरोप लगा दिया था, जिस पर दीपक बिजलवान ने खुलकर आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ओंकार सिंह के दफ्तर के बाहर धरना देने की बात कही और उन्होंने ये भी कह दिया कि ओंकार सिंह धरना देने की धमकी यहां पर आप देखिए किस तरह से दे रहे थे और धमकी को बिल्कुल भी वो मानते हैं। तो ये जनप्रतिनिधि के नाते उनका हक है। जहां तक ओंकार सिंह का धमकी देने की बात है तो वह उस ऑडियो क्लिप को सार्वजनिक करें जिसमें वह उनको धमकी दे रहे हैं। तो मैंने उन्हें कोई धमकी नहीं दी है, केवल धरना देने की बात उनसे की थी। दरअसल ओंकार सिंह इसलिए उन पर धमकी देने के झूठे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ओंकार सिंह के द्वारा उत्तरकाशी जिला पंचायत के माध्यम से जेई के पद पर उनके द्वारा कहे जाने पर एक को नियुक्ति नहीं दी थी। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है और मैं उस पर अपना आंसर देना चाहता हूं कि नंबर एक बात है कि कोई मैंने उन्हें कल ही कॉल, परसों ही कॉल नहीं की। जिस दिन ये आदेश निर्गत हुआ मैंने उस दिन भी कॉल की, तो उस दिन वो बात उन्हें धमकी क्यों नहीं लगी? क्योंकि इतने दिनों तक जब हम उसको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे, हम बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप इसकी विधिवत स्वीकृति दो, हम ज्वाइनिंग के लिए मना नहीं करेंगे। अगर विधिवत स्वीकृति पालन होगा तो हम क्यों नहीं रुकेंगे, हम तैयार हैं, हम उसको ज्वाइनिंग देने को तैयार हैं। लेकिन आपने लगातार उस अपने कृत्य को छुपाने के लिए, आपको पता चल गया कि मैं अब डायरेक्टर हूँ नहीं और जिला पंचायत अध्यक्ष अब ऊपर लेवल पर इसको बताएगा, तो आपने अपने आनंद फानंद में आपने ये सब किया, तो अपने कृत्य को छुपाने के लिए। और दूसरी अगर बात, अच्छा मैं अगर इसमें कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात होती तो मैं उसी दिन कल ही उनको फ़ोन करता, उससे पहले नहीं करता, मेरा उनसे पहले उससे कॉल है। तो अगर वो सच्चे इंसान है और अच्छे इंसान हैं तो वो उस रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करे जो मेरे और उनके बीच मारा, क्योंकि मैं तो भाई रिकॉर्डिंग वोटिंग करता नहीं हूँ, तो ब्लैकमेल वाला स्टाइल है नहीं। तो अगर उनके पास है तो वो जाकर शासन को दिखाएं कि इस तरह की वार्ता अध्यक्ष जी ने करी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई मूल बात यह है कि यहाँ ये राज्य जो है ये ऑलरेडी बेरोजगारी की बात जो आई है, इस समय जो ये नकल विरोधी कानून जो लाया गया है, ये क्यों लाया? क्योंकि युवा ऑलरेडी इतना हाहाकार कर रहा था और आप फिर वही दूसरे रास्ते से आप नौकरी दे रहे हो और उस लड़के का भविष्य भी आप खराब करना चाह रहे हो। आप विधिवत दीजिए, उसकी स्वीकृति दीजिए, तब आप एक जो चीज़ चाहे उपनल के माध्यम से दो, किसी भी माध्यम से दो या किसी एजेंसी के माध्यम से दो, उसको स्वीकृति के माध्यम में। जो आप इतना आनंद फानंद कर रहे हो कि 16 तारीख को आप जा रहे हो और उसी दिन कंपनी को भी व्हाट्सअप कर रहे हो, कंपनी भी वही मजेदार उसी दिन उनको व्हाट्सअप कर दे रही, ऐसी क्या ज्वाइनिंग हो जा रही है? तो इस कृत्य को इतने में समझ लीजिए। और मेरा मीडिया से विशेष करने में, क्योंकि सच आप बताएंगे, मेरी वार्तालाप को आपने पहुंचाना है कि मैं उत्तराखंड के हर एक अधिकारी का सम्मान करता हूं। वो देश का, आप जानते हैं IAS का जो पद होता है वो बड़ी मेहनत से युवा जो मेहनत करते हैं उनको मिलता है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और ये इस तरह का माहौल दे रहे हैं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता अधिकारी, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जब कोई गलत कृत्य करे, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, तो क्या आवाम बोलेगा नहीं क्या? उसी के साथ सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट में राज्य के 75 पुलों को असुरक्षित बताया गया है, जिसमें नैनीताल जिले के 2 पुल भी शामिल हैं, जिसके बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी ने इस दोनों पुलों को लेकर किस तरह से काम किया है, इन दोनों पुलों को लेकर सुरक्षित इन्हें करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि नैनीताल जिले में रामनगर का रतोड़ा और रूसी बाईपास पुल नैनीताल को सेफ्टी मेजर की नजर से ही यहाँ असुरक्षित दर्शाया गया है, लिहाजा उनको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही कहा गया है कि अगर इन पुलों पर यातायात बंद करना हो तो तत्काल उसकी भी जानकारी दे। जिलाधिकारी ने बताया कि इन दोनों पुल में अच्छी बात यह है कि पुल को नुकसान नहीं हो रहा है, केवल अप्रोच रोड व सेफ्टी कार्यों को किया जाना है और जिसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है वे इन पुलों को जल्द से जल्द सुरक्षित करें। हमारे जनपद के जो पुलों का सेफ्टी ऑडिट हुआ था उसमें PWD निर्माण खंड और प्रांतीय खंड ने 2 पुलों को अभी सुरक्षा की दृष्टि से उनमें कुछ इश्यूज रिपोर्ट करे हैं, जिसमें एक पुल निर्माण खंड का है, रतोड़ा पुल, और दूसरा रूसी गधेरा पुल है।
जिनमें पुलों को कोई ऐसा सिग्निफिकेंट खतरा नहीं बताया गया है। उनकी जो अप्रोच है या सुरक्षात्मक कार्य जो अबैटमेंट के किनारे हुए हैं उनमें कुछ डैमेज रिपोर्टिंग विभाग के द्वारा की गई है। मेरी दोनों विभागों से बात हुई है और विभागों को ये निर्देशित किया गया है कि यदि यातायात को कोई खतरा इन पुलों पर है तो यातायात प्रतिबंधित करने पर भी विचार करेंगे। अभी विभाग के द्वारा जो इसमें प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार यातायात प्रतिबंधित करने की आवश्यकता वर्तमान में तात्कालिक रूप से नहीं बताई गई है, सिर्फ सुरक्षात्मक कार्य करने की आवश्यकता बताई गई है। तो उसके विषय में विभाग को अग्रितर जो एस्टिमेट वगैरह की कार्रवाई है वो करने के लिए निर्देश दिया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।